উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য একটা টপিক নিয়ে এসেছি আমরা। কোশ্চেনটি বলে দিচ্ছি, ইতিহাস সাবজেক্টের 8 মার্কসের কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটি বারবার रिपीट হয়। ठीक है, আমরা शुरू करते चलेছি। और साथ साथ में हिंदी में ये बताता चलूँ कि इस टॉपिक के लिए बहुत सारे कमेंट पढ़ चुके हैं, मतलब बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बना दीजिए सर बोल के, है ना। तो ये इस टॉपिक को आज हम लोग लेके आए हैं आप लोग का ख्वाहिश के मुताबिक। बहुत ही अच्छा से डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो समझने के लिए तैयार हो जाओ। इतना अच्छा से समझेंगे कि ना ही इससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन छूटेगा, ना ही इससे कोई ब्रॉड क्वेश्चन छूटेगा। आराम से लिख पाएंगे, बहुत बढ़िया से लिखना है, एकदम अच्छा से। नोट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो फुल मार्क्स मिलने में असुविधा होगा, है ना। तो बढ़िया से लिखेंगे हम लोग। पहले बांग्ला से पढ़ के बताता हूँ, फिर इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে কি বোঝো? এর ফলাফল ब्रैकेट में होगा लाभ व क्षति आलोचना करो। 4+4 करके आता है। तो हम लोग जो पढ़े उसको बताता हूँ। चिरस्थायी बंदोबस्तों का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। इंग्लिश में इसको कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, है ना। ये है क्वेश्चन। और इसका लाभ और क्षति, मतलब लाभ कितना हुआ था इसको करके और क्षति कितना हुआ था इसको करके, ये लिखना है। पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले, है ना, हिस्ट्री का। उसका क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना, कि पलाशीर युद्ध कब हुई छिलो। याद रखना, हिस्ट्री में मैं जो नोट्स अपलोड कर रहा हूँ उसको पढ़ना जरूरी है। ये वीडियो अगर नहीं देखे हैं प्लासी का युद्ध, तो पहले उसको जाके देखो, क्योंकि प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का जब युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला का, है ना, उसके बाद में और एक युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। हम लोग को उस तरह से समझ में आएगा अगर हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। प्लासी का युद्ध में हुआ क्या? प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया, है ना, मिर्जाफर के धोखाधड़ी की वजह से। फिर बक्सर का युद्ध आया 1764 में, पहले 1757, फिर 64 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध में 3 राजाओं को एक बार में हरा दिया गया। इस वीडियो को नहीं डाला हूं अभी तक, जल्दी बनाऊंगा इसके बारे में भी। तो बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, 3 राजाओं को हरा दिया गया। तो पहले प्लासी हुआ, फिर बक्सर हुआ, ठीक है। ये दोनों होने के बाद में अब जबकि 1764 में हार चुके थे इंडिया के बहुत सारे राजा, मतलब 3 राजाओं को एक साथ में अंग्रेजों ने हरवा दिया था 1764 में। इतना समझ में आएगा, उसके बाद में हम लोग को ये सब बंदोबस्त वगैरह, ये सब सिस्टम वगैरह समझ में आएगा। ये सब क्या है? ये सब एक भूमि बंदोबस्त है, ठीक है। मतलब जमीन, अब 1764 में जब वो लोग हार गए थे, है ना, इंडिया के राजा लोग हार गए थे, तो उसी समय 1765 में, याद रखना, अगर अंग्रेज लोग किसी को हराएंगे या फिर हम लोग का देश भी अगर किसी को हराएगा, तो हम लोग का जितना क्षति हुआ है ये, और हम लोग को जो उनसे मनवाना है, इस चीज के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, संधि करते हैं, है ना। तो ये संधि होता है। और 1765 में अंग्रेज लोग, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ले लेते हैं जिसको कहा जाता है देवानी। बंगला में कहा जाता है कि 1765 में देवानी लाभ हुआ था, है ना। देवानी क्या था? देवानी था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना, इन जगहों का टैक्स वसूल करने का जो है एक पेपर मिल जाता है ये लोग परमानेंटली, है ना। 1765 में ये हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखना है अभी बताता हूँ। इंट्रोडक्शन बंगला में पहले बताता हूँ। बोला गया है 1765 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলা দেওয়ানি লাভ করে। তারা বাংলা থেকে যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করতে চাইতো। तो 1765 में देवानी लाभ हो गया, है ना। 1765 में हो गया देवानी लाभ। उसके बाद में बंगाल से जितना ज्यादा हो सके ये लोग लूट के लेके जाना चाहते थे। कौन लोग? अंग्रेज लोग, है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना। बंगाल जो था वो बहुत ही ज्यादा धनवान था, लेकिन आज बंगाल का तो डाउनफॉल ही शुरू हो गया है। कहने में बुरा लगता है लेकिन सच बात है ये, है ना। बंगाल आज बहुत ज्यादा गरीब है। पृथ्वी में जितने भी गरीब और भिखारी जो ज्यादा हैं, वो सबसे ज्यादा अभी भी
है ना, फर्स्ट और सेकंड अगर कहा जाए तो कोलकाता में ही मिलते हैं, बंगाल में मिलते हैं। इतना गरीब हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर था हम लोग का बंगाल, लेकिन इससे पहले के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जितना ज़्यादा हो सके वो लोग लूट के लेके जाना चाहते थे, ये बताया है। एर जन्य तारा कयेकटी भूमि बंदोबस्त करेछिलो, इसके लिए अंग्रेज लोग बहुत सारे भूमि बंदोबस्त किए थे। नाम मैं ऐसे गिना दे सकता हूँ। पहले अंग्रेज लोग क्या किए, पहले एक साला बंदोबस्त लाए, एक साला में कुछ साल चला, ये मतलब एक एक साल में क्या होता था, साल के एक ही बार में जो टैक्स है ना, वो लोग करके टैक्स लेते थे। जमीन का जो खेती होगा, मतलब जमीन मेरा है, सोचो मैं वहां पे हल जोता, खेती किया है ना, और खेती बाड़ी करके जो फसल उगाया उससे उनको टैक्स चाहिए, ये देना पड़ता था। उसको एक साला बंदोबस्त कहते थे, जो साल में एक बार ले होता था, ठीक है। फिर 5 साला होता था, 5 साल में एक ही बार करके जमा करके ले जाएंगे। फिर आया 10 साला बंदोबस्त, ये वाला भी आ गया, 10 साल में एक ही बार करके लेके जाएंगे ये लोग, ठीक है। उसके बीच में और भी था, माहौलवारी बंदोबस्त था, राउतारी बंदोबस्त था, मतलब बहुत सारे बंदोबस्त ये लोग ऑलरेडी लगा चुके थे, है ना। ये सब बंदोबस्त के बाद में देखो क्या होता है बंगाल में। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, आगे पढ़ते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। एर जन्य तारा कयेकटी भूमि बंदोबस्त करेछिलो, किन्तु सेगुली असफल हयेछिलो। एर परे बांगलार नतून गवर्नर जनरल लर्ड कर्नवालिस प्रथमे बांगलाय 10 साला बंदोबस्त घोषणा करें, परे तिनी এই बंदोबस्तকে 22 मार्च 1793 ख्रिस्टाब्दे 10 साला बंदोबस्तকে चिरस्थायी बंदोबस्ते प्रवर्तित करें। एके बोला है चिरस्थायी बंदोबस्त व परमानेंट सेटलमेंट। तो बहुत इजी है, क्या पढ़े हम लोग, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्या किया, 22 मार्च 1793 को, है ना, इसने एक बंदोबस्त पहले से ही जो चल रहा था 10 साला बंदोबस्त, है ना, 10 साला बंदोबस्त को उठा दिया और एक नया सिस्टम ले आया, जिसको कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त, और एक नाम है चिरस्थायी बंदोबस्त, है ना। तो इस तरह से ये लागू कर दिया गया। तो हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया तो इजी वे में समझते हैं। क्या पढ़े हम लोग, 1765 जब 64 में लड़ाई खत्म हो गया, है ना, बक्सर का लड़ाई खत्म हुआ 64 में, 65 में एक सेटलमेंट हुआ, है ना, जो जिसके वजह से क्या हुआ, बंगाल बिहार उड़ीसा का ये लोग को दीवानी मिल गया। मतलब हो गया कि टैक्स वसूल करने का एक ये लोग को पेपर मिल चुका था, अब परमानेंट, है ना। अब ये लोग अलग अलग बंदोबस्त लगाए, भूमि बंदोबस्त, है ना, कि हम लोग सोच रहे थे वो लोग कि भाई क्या करे, क्या जो हम लोग को बहुत अच्छा से, है ना, बहुत अच्छा से हम लोगों को सारा जो पैसा है ना, धन संपद है, वो लूट के लेके जा सके बंगाल से। कौन लोग सोच रहे थे ऐसा, अंग्रेज लोग सोच रहे थे ऐसा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वो लोग इसीलिए 22 मार्च 1793 को क्या किए, एक नया सेटलमेंट लागू कर दिए, है ना। क्या था उसका नाम, परमानेंट सेटलमेंट। ओके, समझ गए, बढ़िया। अब हम लोग इसका शर्त पढ़ेंगे, ठीक है। कि अब देखो वो लोग कुछ नियम लागू किए, ऑब्वियसली, है ना। वो लोग नियम जब लागू किए हैं तो उसका कोई शर्त तो होगा कि हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो अब हम लोग शर्त पढ़ेंगे, पॉइंट करना है एकदम बढ़िया से ब्लैक कलर से कि चिरस्थायी बंदोबस्तेर शर्तगुली, पॉइंट हो गया। आगे लिखते हैं, चिरस्थायी बंदोबस्तेर किछु निम्नलिखित शर्तगुली छिलो যথা। अब पढ़ेंगे तो कुछ उनका शर्त था, वो क्या शर्त है। नंबर 1, এই বন্দোবস্তে কৃষকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে জমিদারদের দিয়ে দেওয়া है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, समझना पड़ेगा, समझे नहीं तो कुछ नहीं होगा, लिख नहीं पाएंगे। नंबर 1 पॉइंट ये है कि कृषक लोग, मतलब मैं अगर कृषक हूँ, मुझसे जमीन छीन लिया जाएगा और इसी जमीन को दे दिया जाएगा जमींदारों को, है ना। तो जमीन अब किसका हो गया, जमींदारों का। जमींदार वहां के लोगों को नहीं बनाया जाता था, बाहर से लाते थे अंग्रेज लोग, अलग अलग जगह का जमींदार को यहाँ पे लेके आते थे, यहाँ के जमींदार को अलग जगह में लेके जाएंगे। क्यों, कारण होता था इसका कि अगर यहीं के जमींदार होंगे तो अपने अपने लोगों में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, इसीलिए वो लोग चालाक थे, वो लोग अलग जगह से जमींदारों को लेके आते थे, ठीक है। तो कृषक लोगों से जमीन को छीन के जमीन को किसको दिया गया, जमींदारों को दिया गया। नंबर 2, প্রতিটি জমিদারকে একটি নির্দিষ্ট দিন, তারিখ ও সময়, ব্র্যাকেট में लिखना है, बांग्ला वर्षेर अंतिम दिन 14 अप्रैल
ब्रैकेट क्लोज। सूर्यास्त যাওয়ার আগে রাজস্ব मतलब कर या फिर टैक्स, ठीक है, इंग्रेजদের কাছে জমা দিতে হতো, একে বলা है सूर्यास्त आइन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि सूर्यास्त आइन की या फिर सनसेट लॉ की, ठीक है। ये क्या है मैं बताता हूँ। नंबर 2 पॉइंट में यही है कि प्रत्येक जमींदारों को एक निश्चित समय बता दिया जाता है। बंगाल का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से जो आखिरी दिन होगा मतलब 14 अप्रैल को, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14 अप्रैल को सूर्य अस्त जाने से पहले, ठीक है, मतलब सूरज डूबने से पहले क्या करना है, सूरज डूबने से पहले जो टैक्स वसूल करेंगे वो लोग, वो सारा जमा करके अंग्रेजों के पास में देना पड़ता था, है ना। वो टैक्स जमा करने का समय बता दिया गया था। ओके। नंबर 3 शर्त क्या है, সময় মতো রাজস্ব শোধ করলে জমিদার সেই জমির বংশানুক্রমিক পৈতৃক, ठीक है, पितृक मालिक हो जावे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जमींदार लोग, देखो समय तो बता दिया गया ना कि 14 अप्रैल को सूरज डूबने से पहले जमा देना है भैया। अच्छा, तो अगर वो लोग जमा दे दिए, अगर ये लोग जमा दे दिए, 3 नंबर पॉइंट यही बोल रहा है कि जमा अगर टाइम से दे रहे हो भैया, जो टाइम हम लोग बताए हैं उस टाइम से अगर जमा कर रहे हो तो क्या होगा, तो ये जमीन जैसे कि अभी तुम्हारा है, तुम्हारा जमींदार का है, उस जमींदार के बाद में उसका बेटा का होगा, इस बेटे के बाद में उस बेटे का समय जब खत्म उसका बेटा का होगा, मतलब ये जमीन वंशानुक्रमिक चलते जाएगा। ये बताया है 3 नंबर पॉइंट में। नंबर 1 पॉइंट क्या बोले थे, रिवाइज करते हैं। नंबर 1 पॉइंट बताया था जमींदारों को जमीन दे दिया गया था, कृषक लोगों से चाहिए था। नंबर 2 सनसेट लॉ मतलब सूर्यास्त कानून, है ना। नंबर 3 वंशानुक्रमिक मतलब जमींदार अगर सही टाइम से दे रहा है तो उसका ही चलते रहेगा, है ना। पितृक मतलब पिता का बेटा, ऐसा चलते रहेगा। नंबर 4 রাজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট ছিল 11 भागेर 9 भाग, मतलब राजस्व मतलब टैक्स कितना वसूल करना है, कितना वसूल करना है। अब किसी का जमीन छोटा होता था, किसी का जमीन बड़ा होता था, किसी का जमीन और भी बड़ा हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो जमीन अब क्या सबको बोल दिया जाए कि भाई तुम 10 किलो देना, तुम 15 किलो, इस तरह से कुछ गड़बड़ी हो जाती। तो इसीलिए वो लोग टैक्स कितना लेंगे वो परसेंटेज में बता दिया गया था, है ना। वो भाग करके बता दिया गया था, 11 भाग का 9 भाग हमको टैक्स चाहिए भैया, ऐसे बता दिया गया था, है ना। इस तरह से बता दिया गया था। मतलब 100 किलो अगर वो लोग उत्पादन कर रहे हैं, है ना, तो कम से कम वो लोगों को 80 किलो तो भैया दे देना पड़ेगा, कहाँ पे, जमींदारों के पास, है ना। और जमींदार लोग 1% रखेंगे उसमें, और वो जो बाकी का जितना भी है वो सबको दे देना पड़ता था, कहाँ पे, अंग्रेजों के पास। इजी, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर शर्त क्या है, যদি কোনো জমিদার সময় মতো রাজস্ব শোধ না করতে পারলে তার জমি কেড়ে নিয়ে नीलाम করে দেওয়া হতো। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर जमींदार ने अगर समय से दे दिया तब तो ठीक है, और अगर समय से नहीं दे पाया तो उसका जमीन छीन लिया जाएगा और दूसरे जमींदारों के पास में उस जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। नीलाम में जो ज्यादा बोली लगाएगा उसका हो जाएगा। टीवी सब में देखे होगे, मूवी सब में, है ना, कोई जमीन उमीन घर वगैरह का जब नीलामी होता है ना, कहा जाता है कि जैसे कि होता है ना 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3 सोल्ड किया जाता है। तो इस तरह से जमीन को भी वहां का नीलामी कर दिया जाता था। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ लिए, अब हम लोग शर्त पढ़ लिए, खत्म नहीं हुआ। नोट में हम लोग को पूछा था लाभ और क्षति भी बताना है ना, फलाफल बोला था। अब हम लोग पॉइंट करेंगे, लिखेंगे बढ़िया से। नोट अच्छा से समझना है, जितना अच्छा नोट लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि लिखेंगे बहुत कोई, लेकिन तुम्हारा नोट बेस्ट कैसे होगा इसमें तुमको ध्यान देना है। चिरस्थायी बंदोबस्तेर फलाफल पॉइंट है, ब्लैक कलर से लिखना, बढ़िया से लिखना, चिरस्थायी बंदोबस्तेर फलाफल। लिखते हैं आगे। বাংলার ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অনেক বেশি প্রভাব পড়েছিল। এর ফলে ইংরেজদের কিছু লাভ ও অপরদিকে কিছু ক্ষতিও হয়েছিল। तो बंगाल के इतिहास में ये जो चिरस्थायी बंदोबस्त था, मतलब स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट, इससे बहुत कुछ लाभ भी हुआ और बहुत क्षति भी हुआ। ओके, अब हम लोग लाभ पढ़ेंगे। क्या क्या लाभ हुआ था भैया, हम भी जाने। हाँ, अंग्रेज लोग यहाँ पे आए, लूटने के लिए आए, लाभ कैसे हो सकता है देखते हैं। नंबर 1 लाभ क्या हुआ है। लाभ मतलब वो प्यार मोहब्बत वाला लाभ मत समझ लेना, है ना। लाभ मतलब वो लोग का प्रॉफिट कितना हुआ था, ये पूछा गया है।
है ना। अच्छा पढ़ते हैं। नंबर 1 बोला गया है এই বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজদের আয় मतलब इनकम, आय मतलब इनकम निश्चित हो जाए। नंबर 1 पॉइंट क्या बताया मैंने बताया कि इस बंदोबस्त की वजह से अंग्रेजों का जो आय था, कितना टैक्स वसूल होता है, ये पता चल गया था। कैसे बताता हूं। अब अंग्रेज लोग क्या किए थे, वो लोग तारीख बता दिए थे कि इतना तारीख को लाना पड़ेगा भैया। वो लोग परिमाण बता दिए थे कितना लाना पड़ेगा, टैक्स कितना उठाना है ना, 11 का 9 भाग। तो इससे एक ही समय में जब सारा टैक्स आ रहा था जमा, तो हुआ क्या, तो वो लोग को पता चल गया कि भैया हम लोग का इतना इनकम हो रहा है यहाँ से, है ना ये। ठीक है। नंबर 2 এই বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজরা বারবার ভূমি বন্দোবস্ত করার ঝামেলা থেকে মুক্তি পায়। क्या ये अंग्रेज लोग इस बंदोबस्त कर लिए, इसको परमानेंट सेटलमेंट करने के बाद में इनको पता चल गया था कि बहुत अच्छा वाला है, इसलिए बार बार अलग अलग बंदोबस्त नहीं करना पड़ रहा था। नंबर 3 এই বন্দোবস্তের ফলে বাংলার জমিদাররা ইংরেজের মিত্র হয়ে যায়। ओ भैया बोला है कि जमींदार लोग है ना अंग्रेजों का मित्र बन गए थे, दोस्त फ्रेंड बन गए थे। अरे भैया क्यों नहीं बनेंगे, फ्री में जमीन मिला था ना। जमीन था किसका, जमीन था जमींदारों का नहीं, किसका, कृषक लोगों का था, है ना, गरीब उनका। अब हम लोग पढ़ेंगे खती, तो जो लाभ बताया था वो समझ में आ गया। क्या क्या था। नंबर 1 था इनकम जो है निश्चित हो गया। नंबर 2 क्या था, बार बार जमीन का वो जो झमेला था बंदोबस्त करने का वो खत्म हो गया, है ना। नंबर 3 क्या था, जमींदार लोग मित्र बन गए थे। तो क्या कृषक लोगों का कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ। खती, अब क्या खती वो पढ़ते हैं। এই বন্দোবস্তের রাজস্বের পরিমাণ নিশ্চিত থাকায় বাড়তি মুনাফা শুধুমাত্র জমিদাররা ভোগ করে, है ना, जमींदाररा लाभ করতো, इंग्रेजদের কোনো लाभ होता ना। इससे ये कहा गया है कि ये जो परसेंटेज तो बता दिया गया था ना भैया, क्या कि कितना परिमाण जमा देना है टैक्स, तो अंग्रेज लोग को तो उतना ही मिलेगा ना। लेकिन जमींदार लोग अगर कभी कभी मुनाफा कैसे होता था, कभी कभी जब फसल अच्छा होगा तो जो मुनाफा होता था उसको जमींदार लोग रख लेते थे, है ना। ये क्षति हुआ कि नहीं हुआ, किसका क्षति हुआ, अंग्रेजों का क्षति हुआ। नंबर 2 এই বন্দোবস্তে কৃষকদের ওপর কোনো নজর দেওয়া হয়নি, मतलब कृषक लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उनके ऊपर कोई नजर नहीं दिया गया। যে জমির তারা এক সময় মালিক ছিল সেই জমির তারা চাকর হয়ে যায়। অধিক উৎপাদনের লোভে জমিদাররা কৃষকদের উপর অনেক অত্যাচার করত, ফলে কৃষকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হতো। इसमें क्षति हुआ था, इसमें भी किसका, कृषक लोगों का। कृषक लोग के ऊपर में बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था। क्यों, अगर ज्यादा मुनाफा होगा तो जमींदार लोग को मुनाफा मिलेगा बोलते, और कृषक लोग के ऊपर कोई नजर नहीं दिया जाता था, मतलब उनके लिए अच्छा कुछ नहीं किया जाता था। ये बताइएगा। नंबर 3 पॉइंट पढ़ते हैं। অনেক জমিদাররা বাড়তি মুনাফা লাভ করে গ্রাম ও জমি ছেড়ে পালিয়ে যায়, যার ফলে ইংরেজদের অনেক ক্ষতি হয়। ये मुझे पसंद आया, ये लास्ट पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। ये यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेज लोग तो इंतजार कर रहे भैया कि कब 14 अप्रैल आएगा, कब 14 अप्रैल आएगा, है ना। ये लोग क्या करते थे, जमींदार लोग कृषक लोग से सारा जमीन का जो टैक्स होता था वो वसूल करके, कोई जमींदार क्या करते थे, वो लोग सारा जमीन का जो मुनाफा हुआ उसको लेके पहले ही कल्टी मार लेते थे, मतलब भाग जाते थे। अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता था, बाद में जब इनको पता चलता था तब इन लोग बहुत ज्यादा नुकसान उठाते थे, है ना, कि हाँ इतना ज्यादा हम लोग का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये नोट पूरी तरह से अच्छा हो गया। याद रखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है ना, फिर शर्त लिखने हैं, शर्त कंप्लीट हो गया, फिर लाभ लिखेंगे 3 पॉइंट, ठीक है, फिर खती लिखेंगे हम लोग 3 पॉइंट। इस तरह से बढ़िया से अगर नोट को सजा के लिखोगे, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा, है ना, आधा मार्क्स भी नहीं काट पाएगा टीचर, लेकिन सुंदर से लिखना तुम्हारा जिम्मेदारी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया नोट के साथ। चलो ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।